हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, वो हिस्सा जो हमने नहीं पढ़ाया था, आज लेकर के आए हैं इसको हल करने का तरीका। ठीक है, मैंने ढेर सारी वीडियोस बना दी जिसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को हल भी करा दिया। एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हल करा दिए थे, बस एक दो क्वेश्चन भी छूट गया था। तो बात ये है कि भाई आज ये क्या ज़रूरत पड़े कि हमने हल करने का तरीका लाने की, ये वीडियो बनाने की सोची। भाई ज़रूरत ये है कि आपको क्वेश्चन कराने के बजाय तरीका समझा दिया जाए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सको। मेरा हमेशा से यही रहा है उद्देश्य कि मैं ऐसा तरीका समझाऊं कि आप क्वेश्चन को खुद ब खुद सभी क्वेश्चन को हल कर सको। लेकिन ये कोशिश मेरी सही से कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि मैं कई बार कंफ्यूज होकर केवल सवालें बताते रह जाता हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी गलती रही है। अब हमने थोड़ा सा सोचा है कि अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाए, पूरी डिटेल में जाने की कोशिश की जाए, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की जाए, उसके हल करने के हर एक तरीके को समझने की कोशिश की जाए ताकि आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हल कर सके आराम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हल करने का तरीका। ये पार्ट 1 है, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी को ही लेकर के। भाई तरीका ये पार्ट 1 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हम पूरा बताने की कोशिश भी कर लें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ एक चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ, भूल जाता हूँ, तो पार्ट 2 लाने की गुंजाइश छोड़ दी जाए। तो शुरुआत करते हैं ऊँचाई और दूरी। इस जो पाठ का नाम है उसके हिसाब से, मतलब इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से होता क्या है। तो ऊंचाई यानी कि किसी प्रकार की ऊंचाई के बारे में बात की जाएगी और उस ऊंचाई को हम कुछ दूरी से देख रहे होंगे ताकि उसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी शुरू की थी तभी हमने आपको बताया था कि पेड़ है। सपोज कि आपके पास ये ज़मीन हो गई, ये हमारा पास पेड़ हो गया। इस पेड़ पर आम है, कहीं आम लगा हुआ है। अभी आम के बजाय सेब हो गया। अब यहीं पे न्यूटन बैठ करके अपन को सोच रहा था। ठीक है, वो तो अपना सोचेगा। मैं यहाँ पे टहलता हुआ जा रहा था, लल ऐसे करता हुआ जा रहा था। फिर पता चला यहीं पे एक गिलहरी आ गई, उसने सेब को काट दिया और मैंने देखा कि गिलहरी यहाँ पे है और सेब कटा और सेब कटने के बाद नीचे गिरा इसके सिर पर, न्यूटनवा के सिर पर जब गिरा तो न्यूटन ने कहा, ओहो, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया। तो उसने ग्रेविटी की खोज कर ली, गुरुत्वाकर्षण की। पर अपन ने क्या किया, हमने देखा कि सेब यहाँ पे था और वो नीचे गिरा। ठीक है, वो कुछ ऊंचाई से, मतलब ऊपर से कुछ नीचे गिरा, कुछ उसकी हाइट हो गई, ये ऊंचाई हो गई और हम इसको देख रहे थे कुछ दूर से। अब न्यूटन तो था सेब के ठीक ठीक नीचे, अब वो गर्दन उठा के ऊपर देखना चाहता तो देख पाता, लेकिन उसकी सीधी सीधी ऊंचाई हो जाती, दूरी ना हो पाती। हम कुछ दूर से देख रहे हैं कि यहाँ पे गिलहरी ने सेब को काटा और सेब नीचे गिरा न्यूटन के सर के ऊपर। तो ये तो हो गई इसकी ऊंचाई कि कुछ ऊंचाई से नीचे गिरा है। और यहाँ से हम कुछ दूरी पर खड़े हैं, तो ये हो गई दूरी, ये हो गई आपकी ऊंचाई, ये हो गई दूरी। तो कुल मिला के जहां कहीं पे भी एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बता दें, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज अगर आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई और दूरी बेसिकली वहीं पे काम कर पाएगी जहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हो। और समकोण त्रिभुज आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा, हर एक जगह पे। कोई भी चीज़ जो खड़ी होती, मतलब कि घर भी बनाओगे, पेड़ खड़ा होगा, खंबा खड़े किया जाएगा, वो धरती के साथ 90 डिग्री के कोण पर ही खड़ा किया जाएगा, सीधा सीधा ऊपर। कितना ऊंचा गया, 90 डिग्री के एंगल पे ही जाएगा। क्यों वो तिरछा नहीं हो सकता है? क्या कोई पेड़ ऐसे, मतलब ऐसे उगे क्या, पेड़ ऐसे रहे, ऐसे 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 करके हो जाए? पॉसिबल है, कुछ हो जाएगा, बट वो होता है बात कि ये बहुत जल्दी गिर जाएगा। आप कोई दीवार ऐसे खड़ी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई दीवार ऐसे नहीं खड़ी कर सकते हो कि घर पे ऐसे हम बनाएंगे, हमारा घर ऐसे ही होगा, ऐसा तिरछा करके नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी, अगर बना भी लोगे तो ज़्यादा कितने दिनों तक चलेगा, बहुत जल्दी गिर जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि वो 90 डिग्री पे खड़ा हो। और जब 90 डिग्री पे खड़ा है तो इसका मतलब यही है कि वो ऊंचाई पर, मतलब उसकी ऊंचाई कुछ न कुछ है। तो ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे।
तो ये रहा समकोण त्रिभुज, जहाँ पे एक कोण 90 अंश हो, 90 अंश को समकोण कहा जाता है, 90 अंश को ही समकोण कहा जाता है। और समकोण किसको कहा जाता है? जमीन के साथ दीवार अगर आप खड़ी करेंगे तो इनके बीच में जो झुकाव होता है वो 90 अंश का कोण होता है। जैसे अपने पास ये पिढ़ई है, बैठने वाली पिढ़ई है, अब ये किनारा और ये किनारा, इन दोनों के बीच में जो झुकाव है, ये झुकाव दिखाई दे रहा है, ये होता है समकोण 90 अंश का कोण। ये ऐसे तिरछी नहीं है, ठीक है, कुछ मामलों में तिरछी भी बनाई जा सकती है, बट अपने पास तिरछी है नहीं, ठीक है। कुछ तिरछा दिखा दिया जाए, एक ईंट लाते हैं, दिखाते हैं। अब देखो भाई, ये हमारे पास ईंट है, ठीक है। अब ईंट का हर एक कोना देखोगे, यहाँ पे जो ये वाला किनारा क्या है और ये वाला किनारा, ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे मिल रहे हैं। इधर से भी देखोगे तो यहाँ पे भी 90 अंश के कोण पे, इधर से देखोगे ये भी 90 अंश के कोण, सभी में कोण जो होता है, ये कोण है, इसको 90 अंश मान लिया गया, ठीक है, ये 90 अंश होता है। और यहाँ पे देखो, एक किनारा इधर की ओर है, एक किनारा इधर की ओर, ये 90 अंश ऐसा तो है नहीं, तो ये 90 अंश से कम है। और इधर को देखो, एक लाइन इधर की आई, एक लाइन इधर की आई, आके यहाँ पे मिली, अब ये क्या है? 90 अंश है नहीं, 90 अंश से ज्यादा है। तो जो 90 अंश का कोण कहीं पे भी दिखाई देगा वो समकोण होगा। अब ईंट को भी अगर ऐसे करके टिकाना चाहे तो वो टिकेगी नहीं, वो टिकेगी ऐसे ही, ठीक है, समसूज ऐसे ही टिकेगी। अब ये धरती के साथ, ठीक है, एकदम ऊपर सीधे ऊंचाई की ओर है, तो इसे कहा जाता है लंबवत, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहा जाएगा या फिर लंबवत कहा जाएगा। और ये कहा जाएगा कि धरती के साथ 90 अंश का कोण बना कर है। अगर इसको ऐसा तिरछा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ठीक है, सपोज ऐसा कर दिया जाए, ये तो लुढ़क के नीचे गिर जाएगी, ठीक है, नीचे गिर जाएगी, टिकी नहीं रहेगी। टिका रहने के लिए उसको 90 अंश के कोण पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा कोई हो, धरती ऐसी प्लेन है, चपटी सी है, ठीक है, हमने ऐसे हाथ लगा के रखा है धरती के समांतर, हमने तिरछा नहीं लगाया है, तिरछा लगा के अगर इस पर टिकाना चाहेंगे तो ये लुढ़क जाएगा, ठीक है, धरती के समांतर लगा के रखा है, यानी उनके प्लेन, ठीक। अब इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाए तो ये टिक जाएगा, तो ये लंबवत होना चाहिए, उसके साथ 90 अंश का कोण बनाना। धरती ऐसी है, ठीक है, और जो चीज हमने रखी है लंबवत होनी चाहिए 90 अंश के कोण के साथ, तो ऐसे टिका के रखा जाएगा। अब मान लीजिए ये रहा ईंट, ये कुछ ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब यहाँ से हम यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो बन जाएगा, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन ऐसे, ठीक है, एक धागा बांध दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। समझ में आ गई होगी बात, आई थिंक। ओके, इसको पढ़ाने में तो मेरी तो कसरत हो गई काफ़ी कुछ, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं ऐसा ही कुछ बताया करूँगा जिसमें मेरी भुजाएं थोड़ी सी मजबूत हो जाए। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज की। तो हर एक चीज़ लंबवत होती है, तिरछा खड़ा करेंगे तो गिर जाएगी। तो सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप खड़ी देखेंगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे कुछ भी होंगे, सब लंबवत होते हैं और कभी कभी वो तिरछे हो जाते हैं। लेकिन यही बात होती है कि अगर वो तिरछे हो गए तो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, तो गिर सकते हैं, ठीक है। तो उनको, अगर वो लंबवत है तो ज़्यादा देर तक चलेंगे, ज़्यादा समय तक चलेंगे। तो सभी चीज़ें लगभग लंबवत होती हैं, तो 90 अंश के कोण पे होती हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ये अपनी ईंट, ये हमारा हाथ जो था, हमने ऐसे टिका के रखा था ऐसा हाथ, और यहाँ से देखने पर ऐसे ऊपर वाला हिस्सा देखने पर ये कर्ण, मतलब कि तीसरी भुजा बन गई, तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज होने में ये तीनों जो भुजाएं होती हैं उनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। अच्छा, इसी त्रिभुज में सभी भुजाओं के नाम क्यों दिए जाते हैं, ये अगर बता सकते हैं? भाई बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा बार देखा जाता है, हर एक जगह आपको समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। इस वजह से इसमें स्पेशल चीज़ों को, सभी चीज़ों को नाम दे दिया जाता है। ये जो ऊपर लंबा खंभा की तरह खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे धरती, आधार, जमीन जिस पे हम खड़े हैं, उसको आधार कहा जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज होती है पहचानने वाली, वो ये होती है कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा, 90 अंश का कोण, ये देखिए जिसके साथ ये टच कर रहा है वो दोनों लंब या आधार हो सकते हैं। लेकिन इसके, ये कोण बनाने के लिए जिस पे टच नहीं कर रहे हैं लाइनें, उसके सामने वाली भुजा कहलाएगी। और ये भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। तो इसको लेकर के हर एक जगह पे ये सारी चीजें दिखने को मिलती हैं। तो इसी को लेकर के, इसी को आधार मान करके पाइथागोरस से पहले बौधायन ने एक प्रमेय दिया था, जिसको बाद में पाइथागोरस ने चुरा लिया।
ये कहना ठीक है कि नहीं ठीक है, आई डोंट नो, बट ठीक है, जो कुछ हुआ पाइथागोरस ने अपने हिसाब से कहा, पाइथागोरस ने उनके 500 साल पहले अपने तरीके से कहा था। तो वो जो कहा था वो क्या था, वो था कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण की जो भी भुजा है उसकी घाते 2 कर दीजिए। अगर ये 10 है, 10 की घाते 2 कर दीजिए, 10 की घाते 2, 10×100, ठीक है, यही बात है। कर्ण की घाते 2 लंब और आधार की घाते 2 के मतलब उनके वर्गों के योगफल के बराबर होते, यानी लंब जो भी है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस आधार जो भी होगा उसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप क्या करें, ठीक है, समझ लेते हैं। ये मान लीजिए पेड़ हो गया, पेड़ का यहाँ पे 4 मीटर एकदम पटरी से नाप करके 4 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 4 मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 4 मीटर लंबा एक डंडा है, उससे 3 मीटर की दूरी पर हम खड़े हो जाए। ये 4 मीटर का है, ये 3 मीटर का है। तो अगर इस ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से की इसकी लंबाई अगर आप नापेंगे, ठीक है, नापेंगे तो ठीक पूरा एकदम नाप के 5 मीटर होगा। कैसे होगा, यही पाइथागोरस प्रमेय को लगाया, पाइथागोरस प्रमेय को लगाया, उसके बाद हमको तुरंत पता चल गया, ठीक है। आप नापेंगे तब पर भी आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, नाप करके आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी, ये 4 है, ये कैसे हमको 5 मिल गया, ये 5 हमको निकालना है तो हम कैसे करेंगे। हमने लिख लिया ए, हमने लिख लिया बी, हमने लिख लिया सी, इन भुजाओं के नाम हो गए। अब ये कर्ण जो हो गया 90 अंश का कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 90 अंश के सामने वाले, अब देखिए बाकी सारे कोणों को दिखाने के लिए ऐसे कर्व यानी कि वक्र रेखा खींची जाती है। 90 अंश के कोण को दिखाने के लिए एक स्पेशल लाइन यानी कि इसे इस प्रकार की रेखा खींच दी जाती है, कोण को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि 90 अंश का कोण है। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण अकेले रहेगा, लंब और आधार साथ साथ रहेंगे। तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण क्या है, AC स्क्वायर बराबर लंब हम ले लेते हैं BC है और आधार AC है, तो BC स्क्वायर प्लस AB है, AB, ये BC हो गया, ये AB हो गया, इन दोनों को वर्गों को यहाँ पे रख दिया, यानी इसकी भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग रख दिया। कैसे हुआ भैया, BC कितना है, वो 4 है, 4 की घाते 2 करेंगे। AB कितना है, AB कितना है, वो 3 है, 3 की घाते 2 करेंगे। 4 चौके होता है 16, 3 त्रिका होता है 9, 16 9 होता है 25। ये AC स्क्वायर बराबर हो रहा है, AC का मान निकालना है, यानी इस भुजा का निकालना है। इसका वर्ग मिला है 25, इसका क्या है, वर्ग मिला है 25। 25 किसका वर्ग है, वो 5 का वर्ग है, 5 की घाते 2 का। तो ये भुजा कितनी होगी, 5 होगी। तो अंडर रूट निकालेंगे तो हमको AC बराबर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मीटर मिल रहा है। ये भुजा कितनी मिल गई, 5 मीटर। 25 क्या है, उसका वर्ग है, 5 की वर्ग 5 पचम 25, 5 गुणते 5 बराबर 5 पचम 25। ये इस तरीके से आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 2 भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये रहा पाइथागोरस बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। अब बात ये आती है, इसमें स्पेशल बात ये हो जाती है, छोटी सी बात जानने वाली, कि भाई आपको 1-2 भुजाएं पता होनी चाहिए, तब तीसरी भुजा आपको आप पता कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रमेय के आधार पर आप इस पर रख करके, मान लीजिए आपको 5 मालूम है, 4 मालूम है, 3 नहीं मालूम है, तब आप 3 भी निकाल सकते हैं इसी पे रख करके। और अगर मान लीजिए 3 मालूम है, 4 नहीं मालूम है, तो 4 भी निकाल सकते हैं। या फिर 3 और 4 ना दे करके कुछ और भी दे दिया गया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 मीटर, यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर, 10 और 12 रख करके जब करेंगे हल, तो इसका मान मिल जाएगा। हालांकि वो दशमलव मिलेगा, वर्गमूल में मिलेगा, थोड़ा सा ऊट पटांग मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। दशमलव के 2-3 अंकों तक आप ले जाइए, नापेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। तो ऊंचाई और दूरी की शुरुआत क्यों की गई थी, उस पे आते हैं, बात को लेकर आते हैं कि भाई जब बौधायन प्रमेय आया, पाइथागोरस प्रमेय आया, तो हुआ यूं कि 2 भुजाएं पता हो तब तो तीसरी भुजा पता हो पाएगी। और मान लीजिए अगर एक ही भुजा पता हो तब क्या कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये बहुत बड़ा सा पेड़ है, बहुत ऊंचा सा पेड़ है, हमको पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, पेड़ की ऊंचाई याद करनी है।
फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बात को समझ लेते हैं, एक दूसरा पेड़ बना लेते हैं, फिर समझते हैं बात को। जैसे ये हमारे पास पेड़ है, हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमको ऊंचाई इसकी नहीं मालूम है, और हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तक जाकर के 10 मीटर 15 मीटर कुछ भी दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वो इसमें केवल एक भी भुजा पता है कि हम इससे इतनी दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, नाप पर हम यही तो आ सकते हैं। पेड़ की ऊंचाई अगर हमको नाप पाते हैं सीधे सीधे तो हम सीधे सीधे नाप लेते, उसमें का कोई और फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो आसान काम करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। अब देखिए भाई, यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए सूरज दिन में उगा है और इसकी छाया यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है। इसकी पेड़ की छाया भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे परछाई इसकी बन रही है, ऊपरी वाला हिस्सा यहाँ तक आ रहा है। अब हम उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण देखते हैं, एंगल देखते हैं कि कितना कोण ये बना रहा है। उस कोण और उस आधार के आधार पर को ज्ञात है, उसके आधार पर हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो तरीका बनाया गया है वो ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति द्वारा संभव हो पाया है। मुख्य बात यही है। तो अब यही जरूरत थी कि ऊंचाई और दूरी को बनाया गया। फिर ऊंचाई और दूरी जब बन गई, पूरी तरीके से काम करने लगी, तो अब सीख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो आपने त्रिकोणमिति की जब शुरुआत हो रही है, त्रिकोणमिति का परिचय में ढेर सारे साइन कॉस टेन कॉस सेक को पढ़ा था। तो ये क्या चीज़ होती है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो हम बनाते हैं उसमें 3 भुजाएं होती हैं। एक आपका ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई और ये आधार हो गई। अब लंब और कर्ण, आधार और कर्ण, कर्ण और लंब, इन तीनों को अलग अलग तरीके से जब अनुपात बनाया जाता है, इनका रेशियो लिया जाता है, उनको एक भुजा से दूसरी भुजा को जब भाग दिया जाता है, तो मतलब जो उनका अनुपात बनता है वो विशेष प्रकार के क्वालिटी दर्शाते हैं, एक विशेष प्रकार की समानता दिखाते थे हर एक समकोण त्रिभुज में, इसलिए उनके विशेष विशेष नाम दिए गए। तो जो हमको मिलता है कि कोई साइन मिल रहा है, कॉस मिल रहा है, टेन है, कॉट है और सेक कॉसेक, ये जो 6 अनुपात मिले हैं, ये सब क्या है, इन्हीं तीनों भुजाओं के अनुपात, ये जो 6 त्रिकोणमिति फलन अनुपात कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, ये इन्हीं के अनुपात हैं। और ये अनुपात मुख्य रूप से काम करते, मतलब एक विशेष कोण पर काम करते हैं। अगर यहाँ पे कोण अगर थीटा बना है तो सामने वाला लंब कहलाएगा, ये वाला तो कर्ण है ही, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है ही, नीचे वाला आधार हो गया। उसके बेस पर भी आधार पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा, इसको याद करने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है, लाल, LAL, लाल बटे कक्का, KKA, लाल बटे कक्का, यही तरीका होता है, मतलब फार्मूला है जो आपको इसमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे, दूसरे नंबर साइन ये वाला हो गया, आधार बटे कर्ण जो होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से ऐसे जाए, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 हो गया, अब ये 4 नंबर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर ये 5 नंबर, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये 6 नंबर हो गया, कर्ण बटे लंब। आपको यही देख लाल बटे कक्का याद रखना है। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक जो होता है, इन सब का जो मान मिलता है, जो अनुपात होता है, वो इसको देख करके बड़े आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गई बातें। और उसके बाद त्रिकोण जो कोण होते हैं, विशेष कोण, उनको याद करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ समरी आपको बता देते हैं। क्या होता है कि भाई अगर हमको साइन की वैल्यू याद है तो काम तो बन जाता है। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू ही नहीं याद है तब तो काम कैसे बनेगा, पूरी टेबल कैसे बना पाओगे। तो साइन की वैल्यू यही याद करने का एक तरीका बताया जाता है। कैसे, देखिए पहले बात, 0 अंश का कोण
30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश, इतने कोणों को हमको याद करना होता है। यानी यही विशेष कोण हैं जिनके आधार पर ज़्यादातर त्रिकोणमिति के मान आ जाते हैं और इनको याद करना थोड़ा सा आसान भी होता है और यही अकेले ज़्यादातर काम हो जाते हैं। मोस्ट जो बहुत ज़्यादा काम होते हैं वो 90 अंश के कोण पे, 60 अंश के कोण पे, 45 पे, 30 पे और 0 पे, इसी पर ही रख करके पूरी चीज़ें जो भी बनानी होती है लगभग चीज़ें ऐसी ही बनाई जाती हैं। इस वजह से इन्हीं कोणों को याद किया जाता है। बनाने का मतलब क्या है, आप ज़्यादातर चीज़ों को देखेंगे 90 डिग्री पर रखकर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों की कटाई होती है, कुछ विशेष प्रकार, अगर आपने लोहारी का बढ़ाई वाला काम देखा है तो वो कहते हैं कि अगर किसी लकड़ी को काटना है तो ऐसे रख करके आरी चलाओगे तो थोड़ा सा कम अच्छा बनेगा, ठीक है। अब 45 डिग्री के कोण पर आरी चलाओ तो जल्दी काम हो जाएगा, ऐसा कुछ होते ही बातें, ठीक है। जोर आपका सही लगता है जिसकी वजह से कटाई अच्छी होती है, या फिर ये सब बातें होती हैं। खैर इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यही 5 कोणों को क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं, ठीक। अब साइन का वैल्यू हमको याद करनी है। साइन की वैल्यू याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखिए भैया 1 रख दीजिए, मतलब 1 नहीं, 0 से शुरुआत हो रही है तो 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट में 4 मिला है, वही 4 सभी के बटे में ऐसे बटे 4 लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए और ऐसे में आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे में आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 0/4 बराबर 0 होता है, 0 का वर्गमूल निकलेगा, क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, निकल गया साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पे करेंगे 3, 2 1 9 2 होता है, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, √2, ठीक है, √2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, √3 है, 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। 4 से 4 पूरा कट गया, बचा 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। बहुत आसान तरीका साइन की वैल्यू याद करने का। अगर आप भूल गए हो तो इसको याद, मतलब ये तरीका समझ लीजिए, एकदम बेसिक सा तरीका है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी, ठीक है। 0 था, 0 शुरुआत की, 0 1 2 3 4 रखा, 4 के सभी के बटन लगा दिया, उसके बाद वर्गमूल निकाल कर हल कर दिया, साइन की वैल्यू मिल गई। साइन की वैल्यू मिल जाने के बाद हम कॉस की वैल्यू, अगर आप लिखना चाहें कॉस की वैल्यू, यही सेम गिनतियों को उल्टे क्रम में, ये वाला पहले लिख दीजिए, इसको फिर लिखिए, फिर इसको इधर लिखिए और इसको इधर लिख दीजिए, हो गया, कॉस की वैल्यू हो गई। tan की वैल्यू, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। साइन और कॉस का जो अनुपात कर देंगे, इतना बटे इतना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। 0/1 करोगे, 0/1, 0 में 1 से भाग करोगे क्या मिल जाएगा 0, tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है। इसमें जब इसमें इससे भाग करोगे तो √2 मतलब 2 कट जाएगा, 1/√3, देखो भाई आता है कि नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 दिखाई देगा। ये भाग नहीं आता क्या, मैं दिखा देता हूँ, इसमें इससे भाग कर रहे हो, 1/2 में भाग कर रहे हो √3/2 से, उलट कर गुणा, क्या हो जाएगा 1/2 गुणते 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, 1 करना 1, √3 नीचे रहेगा, 1/√3, तो यहाँ पे मिल गया 1/√3। यहाँ पे देखिए पूरी गिनती मिल रही है, जब उसमें उससे गिनती से पूरा भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा 1, पूरा कट गया। यहाँ पे देखेंगे 2/2 कट जाएगा, √3/1, इसका मान होता है √3, √3/1 बटे में 1 लगाने से कोई बदलाव नहीं होगा, वो √3 ही रहेगा। और 1/0 बराबर 1 में जब भी किसी गिनती में 0 से भाग करते हैं तो उत्तर नहीं मिलता, अपरिभाषित हो जाता है। और अगर कॉट का वैल्यू निकालनी है तो इसी को उल्टे क्रम में लिखते चले जाइए, अपरिभाषित को यहाँ पे लिख दीजिए, √3 को यहाँ पे, 1 को यहाँ पे, 1/√3 को यहाँ पे, 0 को यहाँ पे। सेक की वैल्यू निकालनी है, सेक बराबर होता है 1/cos, इसी cos को उलट के लिखते चले जाइए, सभी चीज़ों को उलट के लिख दीजिए। इसको उलट के लिखेंगे, देखिए हमको क्या लिखना है, सेक का मान लिखना है, सेक का मान,
तो ऐसा पहले इसका tan कॉट के लिख लेते हैं, अपरिभाषित √3 1/√3 0 लिख लिया। सेक का मान लिखना है, कॉस वाले चीज़ को उल्टा लिख दीजिए। उल्टा मतलब ये 1 है, 1/1 है मतलब 1 ही है, इसको उल्टोगे क्या मिलेगा 1/1 यानी कि वापस 1। इसको उलटने का काम, इसका उलटने का काम क्या होता है 2/√3। इसको उलटने का काम √3 √2/1 यानी √2 ऊपर बटे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 को उलटोगे 2/1 यानी कि 2/1 यानी बटे में 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। 0 है, 0/1 होता है, ठीक है, किसी भी गिनती की बटे में 1 लगा सकते हो, 0 के बटे में भी 1 लगा सकते हो। उल्टोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 अपरिभाषित होता है, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है। ये बात मिल गई। और कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक की, ठीक है, कॉसेक कैसे निकाला जाएगा? कॉसेक को 2 तरीके से निकाल सकते हैं, हालांकि सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन वही बात क्या है, सिंपल वाली बात समझते हैं। चाहो तो साइन वाले की चीज़ को उल्टा लिखते चले जाओ, ठीक है, उल्टा। ये 1/2 को 2/1 लिख लो, और 1/√2 को √2/1 लिख लो, मैंने √2 लिख लो, और ऐसी सभी चीज़ों को लिखते जाओ। या फिर उससे भी आसान तरीका क्या है, इसी चीज़ को इनफाइनाइट वाला इधर लिख लो, 2 इधर लिख लो, √2 ये हो गया, इसको इधर लिख लो 2/√3 और इसका मान यहाँ पे लिख लो। बहुत सिंपल सा खत्म हो गई बातें। और थोड़ा सा देख ले फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, आ तो रहा है, काम चल जाएगा, उतना आप समझ लोगे। जो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो नहीं दिखाई दे रहा है 2/√3 और ये जो नहीं दिखाई दे रहा है 1, आप समझ लोगे, इतना सिंपल सा बात है। यानी ये जिस लाइन में है इसी चीज़ को उल्टे क्रम में लिख दो, कॉस का हो जाएगा। ये जिस लाइन में इसी उल्टे क्रम में लिख दो, कॉट का हो जाएगा। सेक का निकालने के बाद उसको उल्टे क्रम में लिख दो, कॉसेक का हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात। तो इतना सब कुछ पूरा लिस्ट हो गया, समझ में आ गया, बात खत्म होती है। इनका प्रयोग करके हमको ऊंचाई और दूरी को हल करना है। तो ऊंचाई और दूरी के एक सवाल पे चलते हैं, उस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न हमने लिखा है, जैसे दिन के किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। और अभी हमने उन्नयन कोण के बारे में बताया नहीं है, डिटेल में समझाया नहीं है कि उन्नयन कोण होता क्या है, और इसका थोड़ा सा प्रयोग भी थोड़ा सा कुछ होते हैं, लेकिन इसको हम पार्ट 2 के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन हम लेकिन समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमको कहा जा रहा है किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसका मतलब समझो भाई कि हालांकि सूर्य को बना करके यहाँ पे चित्र पे बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी रहने देते हैं, सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। क्या है कि उसी समय एक पेड़ की छाया की लंबाई 12 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के हम पहले जमीन बनाएंगे, जमीन के बाद एक पेड़ बना देते हैं। ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, ये क्या है, हमारा पेड़ हो गया। इसकी जो छाया की लंबाई है, इसकी छाया है कितनी है, 12 मीटर लंबी है, और सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। भैया अगर इस वाले हिस्से को यहाँ पे मिलाओगे, मिला दिया, तो ये जो कोण बनेगा यही होता है 45 अंश, और यही कहलाता है उन्नयन कोण। यानी हम नीचे से देखेंगे और सूरज को, मतलब सूरज को देखें या फिर किसी भी वस्तु को देखें, उस समय 45 अंश का कोण ही उन्नयन कोण हर एक वस्तु बनाएगी, क्योंकि पेड़ की ऊंचा सूर्य जो उन्नयन कोण है 45 अंश है, और हर एक चीज जो छाया बनाएगी, हर एक वस्तु 45 अंश का कोण ही बनाएगी अगर सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पे पेड़ की, ये पेड़ है, पेड़ की छाया है 12 मीटर की, उन्नयन कोण है 45 अंश, पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। हम नाम लिख लेते हैं, नामकरण करना, ABC लिख लेते हैं। आप कैसे समझेंगे, चित्र तो हमने बड़े अच्छे से बना लिया, 45 अंश कोण भी रख लिया, 12 मीटर छाया की लंबाई भी रख लिया, पेड़ को रख लिया, पेड़ की ऊंचाई मानना चाहे तो h मान सकते हैं, इतना मान लिया। तब कैसे करेंगे, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात होती है, 90 अंश का कोण कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना हुआ है, 90 अंश का कोण यहाँ पे बना हुआ है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब लंब और आधार, हमको जो परछाई मिली है वो आधार है, जो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है वो लंब है।
आधार जो मिला है वो आधार है, जो निकालना है वो लंब है, लंब और आधार। अब लंब और आधार दोनों चीजें कहाँ पे प्रयोग में आती हैं, यानी किस जगह पे काम में आती हैं, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें लगता है, उसके लिए हमको जानना होगा लाल बड़े कक्का को। तो लंब बटे कर्ण जो होता है साइन का होता है, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण की हमको जरूरत नहीं है। आधार बटे कर्ण, कर्ण की जरूरत नहीं। लंब बटे आधार हमको कहाँ पे मिल जाता है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे साइन कॉस टैन, तीसरा नंबर पे कौन आता है, टैन आता है। हमने टैन याद करके रखा है, तो हमको यहाँ पे कौन सा प्रयोग करना है, टैन का प्रयोग करना है। तो हमने लिख लिया टैन। अब टैन के साथ में टैन अकेले नहीं आएगा, कोण भी आएगा। कितने अंश का कोण, जो 45 अंश का कोण हमको मिला है वही कोण यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। हमने लिख लिया 45 अंश का कोण। टैन 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। हमको जो देखना था हमने देख लिया। लंब कितना है, h है। CB, CB क्या है अपना, लंब है, तो उसका नाम लिख लेते हैं CB। और आधार, आधार कितना है, ये यही तो है AB, नाम इसका है AB, तो हम लिख लेते हैं AB। ये हो गई बातें। tan 45 का मान अगर आप याद करो, अभी हमने टेबल बनवाई, उसमें tan 45 का मान कितना था, 1 था। tan 45 का मान 1। tan वाली पूरी सीरीज याद कर लो भाई। tan में देखिए ऊंचाई और दूरी में ज्यादातर tan ही लगने वाला है, और ज्यादातर tan में कौन सा तीनों कोण प्रयोग, तीन ही कोण प्रयोग होते हैं। एक तो 30 अंश जिसका मान होता है 1/√2, इससे 1/√3, सॉरी गलती हो गई, इससे पहले 0 थे। साइन 0, tan 0 का मान 0, tan 45 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। और tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। हमको यही बीच वाले तीन लोगों का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे CB का मान क्या है, वो h है, हमको वो निकालना है। AB का मान कितना है, 12 है। 12 के हुआ करेंगे, 12 का नाम 12, h बराबर कितना मिल जाएगा, 12 मीटर। यानी हमारे जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, 12 मीटर हो गई है। बस बात खत्म हो गई है। tan में याद रखेंगे, tan में जो तीनों जो मान है पूरे सीरीज है वो आपको याद रखना है। tan 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, और 60 का मान √3 होता है, और 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये अपरिभाषित मेरा टेढ़ा होकर कहीं 8 ना बन जाए किसी रोज। मुझे डर लगता है कहीं आप ये ना कहने लगे सर ये 8 बना है कि अपरिभाषित बनाया है आपने। खैर बातें खत्म हुई। यहाँ पे आपने समझ लिया कि इस प्रश्न को कैसे करना है। ढेर सारी डिटेल हमने देने की कोशिश की। और मैं बता दूं कि मैंने और भी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखने की कोशिश की, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई है। यह जो बहुत सस्ती थी, बहुत सिंपल सी बातें हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह करके बताया गया। तो मुझे लगता है कि मुझे भी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और आपको भी मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन व्यक्ति हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं डरना है। और ये मैं कहकर आपको डरा ही रहा हूँ, क्या है यार, मेरे सच बोलने की आदत नहीं चाहिए। हालांकि मैथमेटिक्स में मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा है ही नहीं। पूरी हाई स्कूल की मैथमेटिक्स बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत आसान है। आप उसे एक दिन में पूरा ख़त्म कर सकते हो। एक दिन में, मैं एक दिन क्या, 1 घंटे में पूरी मैथमेटिक्स ख़त्म की जा सकती है। और खैर अगर, लेकिन बात यही है, शर्त यही है कि आपको थोड़ी बहुत फंडामेंटल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, और थोड़े बहुत सर्व संख्याएं आनी चाहिए। तो आप हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि आपको जानने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी मैथमेटिक्स, कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहेंगे तो आप जान लेंगे। बात एकदम सिंपल सी है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, क्योंकि पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत तो आनी ही पड़ी है। सो मिलते हैं।